आज हम स्टडी इन स्वीडन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो प्रोसीजर है, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत वेलकम कि आप लोगों ने टाइम निकाला और होपफुली सेशन के बाद आपके लिए स्वीडन भी एक अट्रैक्टिव मार्केट होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अस, हम एजू सर्फर्स जो है, ये मैं जुनैद खान, मैंने यहाँ से स्वीडन से ही वेको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और यहीं से जब यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ लीनियस यूनिवर्सिटी, तो लीनियस यूनिवर्सिटी से मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर किया। एट दैट टाइम एक थीसिस का अवार्ड होता है, जो कॉन्टेस्ट होता है पूरी दुनिया में, उसमें अल्लाह का शुक्र है 2011 में पहला जो फर्स्ट नॉमिनेशन थी हमारे ग्रुप की। उसके बाद हमने उस टाइम यूनिवर्सिटी ने हमें एज ए जो एक एम्बेसडर होते हैं, एज ए एम्बेसडर मुझे कुछ अर्सा काम करने के लिए ऑफर की, और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले मुझे कहा कि आप एज ए कंसल्टेंट काम करें, और तब हमने 2011 में एजू सर्फर्स को स्टार्ट किया। उसके बाद जब हमने ग्रो करना शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है आज 7 स्वीडिश यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारे पैनल पे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा नंबर है और किसी ग्रुप के पास 7 स्वीडिश यूनिवर्सिटीज नहीं है। हमारे ऑफिस स्वीडन में है, पाकिस्तान में है और सऊदी अरब में है। 3 जगह से हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब जब जो स्वीडन के लिए आप अगर ऑलरेडी ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, स्वीडन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू जब बाकी मुल्क जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी मुल्क हैं। वो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि जब आप किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो क्या क्या किस तरह डिफरेंट होगा बाकी मुल्कों से। अगर एक स्टूडेंट जो एलिजिबल है, उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम बीए होनी चाहिए पाकिस्तान से। अब ये वो बीए, सादा बीए जो होता है 2 साल का, वो हो, बीकॉम हो, सिंपल एमए हो, जैसे आपने एमए पंजाबी किया हुआ है, या इस तरह का एमए जिसकी कोई आगे लीड नहीं है, उस स्टूडेंट को 6 माह का जो कोर्स होता है इंग्लिश का डिप्लोमा, उसके अंदर वो एलिजिबल है। और उसके लिए उसको 6 मंथ्स का थ्योरेटिकल वीजा पीरियड होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 5-5.5 माह का वीजा होता है। जनवरी इनटेक में, जनवरी से मिड जून तक, और जो ऑटम इनटेक सब अगस्त की इनटेक होती है, एंड ऑफ अगस्त से स्टार्ट ऑफ जनवरी तक। अगर स्टूडेंट ने एफएससी की हुई है, चाहे वो मैथ के साथ है चाहे वो बायो के साथ है, उसको आइल्स 6.5 रिक्वायर्ड है इन एवरी केस, नो बैंड लेस देन 5.5। उसको बाद 3 ईयर की अंडर ग्रेजुएशन, स्वीडन में अंडर ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, 3 साल के अंदर उसका एडमिशन होगा और उसको 13 से 14 माह का वीजा मिलेगा। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे, जिसमें 24 माह का वीजा भी अवेलेबल है, बट जनरली 13 से 14 माह का वीजा उसे मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट ने एमए किया हुआ है, जैसे एमए सोशल साइंसेज में किया हुआ है, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में किया हुआ है, अगर उस स्टूडेंट के पास 6.5 एकेडमिक आइल्स है, no band less than, whenever we talk about IELTS else than English course, it is always 6.5 academic, no band less than 5.5। बाकी टेस्ट भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं, पीटीई, सीएई, टॉफल, ये बैंड एक्सेप्टेबल होते हैं। उसका भी अगर 1 साल के प्रोग्राम में स्टूडेंट जाएगा तो 1 साल का, यानी 1 साल 10 माह का होता है, 10 माह का वीजा लगेगा। और अगर वो 2 साल के प्रोग्राम में जाएगा तो उसका 14 माह का वीजा लगेगा। उसके बाद आ जाता है इंजीनियरिंग। स्वीडन के अंदर जितनी भी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग हैं, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, वट एवर द इंजीनियरिंग इज, उस इंजीनियरिंग को आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने 4 साल की पीटरसन यूनिवर्सिटी के अलावा, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से 4 साल की इंजीनियरिंग की हुई है और वो एचईसी से आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स अटेस्टेड हैं, आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। आपका 2 साल की डिग्री में एडमिशन होगा और आपको 14 माह का ये वीजा मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेचुरल साइंसेज, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अगर किसी स्टूडेंट ने 2 साल की बीएससी और 2 साल का मास्टर्स किया हुआ है, या 4 साल की बीएस की हुई है, तो उसको भी आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी विदाउट आइल्स एक्सेप्टेबल है। इसमें जो बीएससी है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। जो 2 साल की बीएससी में समटाइम स्टूडेंट्स ने डबल मैथ और पाक स्टडीज रखा हो सकता है, या डबल मैथ के साथ सिविक्स रखा हो सकता है, तो उस सूरत में उसकी वो 2 साल की ग्रेजुएशन साइंस की काउंट नहीं होगी। अंडर ग्रेजुएशन के जो उसकी ग्रेजुएशन के जो 2 साल होंगे बीएससी के, उसके अंदर डबल मैथ स्टैट, डबल मैथ फिजिक्स, डबल मैथ बायो, ये वाले कोर्सेज जो हैं ये एक्सेप्टेबल होंगे। और उसके बाद एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी नेचुरल साइंस के अंदर अगेन 2 इयर्स का
डिग्री होगी और 14 मंथ्स का उसको वीजा मिलेगा। देन आ जाता है 4 साल की BScs या 2 साल की BSc और 2 साल का MSc। ये जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं इन्हें भी आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, 2 साल की डिग्री में एडमिशन होगा, 14 माह का वीजा लगेगा। लेकिन जो डिग्री पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होती है, IT की डिग्री होती है, मास्टर्स या BSc IT, उसको आइल्स रिक्वायर्ड होगा, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। ये प्योरली हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस की, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपकी वेब टेक्नोलॉजीज है, आपकी जो कंप्यूटर साइंसेस से रेलिवेंट है, एल्स देन IT। सबसे जो ट्रिकी पार्ट है वो ये BBA और MBA वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 साल का BCom किया हुआ है और 2 साल का MBA किया है या 4 साल का BBA किया हुआ है। जनरली दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आइल्स। एक अभी मैं एंड पे आपको बताऊंगा, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम वहां पे लिखा हुआ है कि आपने स्टडी की हुई है इंग्लिश के अंदर, ओनली इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेन यू आर ग्रेजुएटेड, तो आपको आइल्स एग्जम्प्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 साल की पंजाब यूनिवर्सिटी से BCom किया हुआ है और 2 साल का आपने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से MBA किया है। अब ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं ये आइल्स एग्जम्प्टेड हैं यूनिवर्सिटीज, इंग्लिश मीडियम इनका सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, इनको आइल्स एग्जम्प्टेड होगा। अगर किसी ने 2 साल पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, आइल्स एग्जम्प्टेड है, लेकिन 2 साल उसने BZU से किया है, BZU का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है, तो उसको आइल्स रिक्वायर्ड होगा। इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी लेटर मिलता है वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होता, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। आप वो ये अपने जो डेटाबेस है उस डेटाबेस से चेक करते हैं। अगेन इनका 2 इयर्स का एडमिशन वो डिग्री प्रोग्राम होगा और 14 माह का वीजा लगेगा। जो सिंपल BCom वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर इनका 2 साल की BCom किया हुआ है उन्होंने, इनको 6.5 वही जो इंग्लिश का रिक्वायर्ड है, अंडर ग्रेजुएशन में जाएंगे, यहाँ पे पाथवे या टॉप अप ईयर नहीं होता, तो आपको 2 साल की BCom के बाद भी आप अंडर ग्रेजुएशन नहीं जाएंगे, लेकिन आप यहाँ आके एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं कि आप एडमिशन ऑफिस में जाएंगे, जी मैंने ये 2 साल का BCom किया हुआ है, माइट भी आपको 1 सेमेस्टर के करीब की एग्जेम्पशन मिल जाए। फिर जिन स्टूडेंट्स ने MCom किया हुआ है, अगेन MCom के लिए वही आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपका MCom भी एग्जम्प्टेड यूनिवर्सिटी से है तो आपको आइल्स एग्जम्प्ट होगा। 2 साल की आप डिग्री में जाएंगे और आपको 14 माह का वीजा मिलेगा। अगर आपने LLB किया हुआ है, अगेन आपको आइल्स भी चाहिए होगा, लेकिन अगर आपने एग्जम्प्टेड यूनिवर्सिटी से स्टडी की हुई है, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने BCom किया है या BA किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया हुआ है, इन दैट केस आपको आइल्स एग्जम्प्ट होगा। LLB के लिए यहाँ पे LLM नहीं है, आपको सोशल साइंसेज के किसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है, जैसे पीस एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो वो मोस्टली प्रोग्राम 1 साल के होते हैं और उसमें आपको 10 माह का वीजा मिलता है। और जो मैंने आपको कहा था कि WHED जो वेबसाइट है, इसके ऊपर जिस जिस यूनिवर्सिटी के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर इंग्लिश लिखा हुआ है, ओनली इंग्लिश, ये आई थिंक मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनका, उनको आइल्स एग्जम्प्ट होगा अगर स्टूडेंट ने वहां से 4 साल की स्टडी की हुई है और उसकी 4 साल की स्टडी 10 साल से पुरानी नहीं है। यानी हम 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हर वो स्टूडेंट जिसने 2013 के बाद ग्रेजुएट हुआ है उन यूनिवर्सिटी से, उन्हें आइल्स एग्जम्प्ट नहीं है। ये है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए होंगी। उसके बाद साल में यहाँ पे मेनली एक इनटेक होती है जिसे ऑटम इनटेक कहते हैं या अगस्त इनटेक कहते हैं, अगस्त सितंबर, एंड ऑफ अगस्त स्टार्ट ऑफ सितंबर। 17 अक्टूबर 2022 से उसका एडमिशन पीरियड ओपन हुआ है और 16 जनवरी 2023 उसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। स्वीडन के लिए एप्लीकेशन फी 900 क्राउन है, आप जो सेंट्रल पोर्टल के ऊपर पे करते हैं, एंड ओनली पेएबल बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। आप ये कैश डिपॉजिट या बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते, पाकिस्तान से आपके पास ओनली ऑप्शन बाय क्रेडिट कार्ड है। आप जब इस स्वीडन के अंदर एक सेंट्रल पोर्टल है, आपको बाकी मुल्कों की तरह हर यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअल अप्लाई नहीं करना पड़ता। आप उस पोर्टल के ऊपर एक एप्लीकेशन फी के साथ 5 मास्टर प्रोग्राम्स में और 8 अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एक यूनिवर्सिटी या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, मैट्रिक और इंटर का जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, वो IBCC से आपको सील्ड एनवेलप में फोटो कॉपीज फ्रंट से अटेस्टेड चाहिए। दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंट जिसकी हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड है, क्योंकि IBCC जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है उसकी वेरिफिकेशन।
जो आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो HECC से अटेस्ट करवा के पोर्टल के ऊपर ही अपलोड करने हैं, सॉफ्ट कॉपी अपलोड होगी उसकी। और अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट, नॉर्मली ये बीकॉम के स्टूडेंट को देखने में आया, उनकी पार्ट 1 की ट्रांसक्रिप्ट अलग होती है, पार्ट 2 की अलग होती है। पार्ट 2 के ऊपर पार्ट 1 के नंबर मेंशन होते हैं, बट इवन देन आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की अलहदा अलहदा ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी है। जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट होंगी आपकी, वो 2 ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, बीएस के अंदर समटाइम 4 ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, हर ट्रांसक्रिप्ट अलग अलग टेस्ट होगी, डिग्री अलग टेस्ट होगी। सारी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अटेस्ट करवा के वो अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने आइल्स, अगर आपको रिक्वायर्ड है आइल्स, तो आपने आइल्स को भी अपलोड करना है वहां पे। सॉरी, आइल्स के बाद आपका, जब आपने पोर्टल बनाना है तब आपका वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। वैलिड पासपोर्ट से मुराद आपका पासपोर्ट फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर हुए हुए होते हैं, उस पे सिग्नेचर होके अपलोड होना मैंडेटरी है ये भी। अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि स्वीडन के अंदर आप स्पाउस और बच्चों के साथ आ सकते हैं, तो आपका निकाहनामा भी चाहिए होगा। स्पेशली लड़कियों के केस में वो आपका जो होता है नाम चेंज जब हो जाता है तो उसकी जस्टिफिकेशन मैरिज सर्टिफिकेट से वो लेते हैं। डॉक्यू 16 जनवरी है वो लास्ट डेट है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, एप्लीकेशन की। और 1 फरवरी लास्ट डेट है आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की और एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की, ये जो 900 स्वीडिश क्राउन है। देन आ जाता है एडमिशन नोटिफिकेशन। आप जब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एप्लीकेशन फी पे कर देंगे, देन यू हैव टू डू नथिंग। आपने 30 मार्च तक वेट करना है। 30 मार्च को मास्टर्स के प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन आएगा। 6 अप्रैल को अंडर ग्रेजुएशन और 6 मंथ्स के जो कोर्स है इंग्लिश का, उसका नोटिफिकेशन आएगा। ये 30 मार्च जो है, ये ना 29 मार्च होगा ना 1 अप्रैल होगा। सेम डे पे सारे स्वीडन की सारी यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन आ जाएंगे और हर कोई अपने पोर्टल पे जाके खुद चेक कर सकता है, अपना जो एडमिशन लेटर है वो डाउनलोड कर सकता है। आपको कोई यूनिवर्सिटी से उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई स्टैंप डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, वही आप डाउनलोड करेंगे, दैट इज अ वैलिड एडमिशन लेटर। उसकी बेस पे आप ट्यूशन फी जनरेट करके, इनवॉइस फी पे करके वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने वीजा अप्लाई करना है, स्वीडन का वीजा ऑनलाइन अप्लाई होता है, आपको कहीं जाके कोई मतलब टाइम बुकिंग का इशू नहीं है वीजा अप्लाई करते हुए। जब आपने वीजा अप्लाई करना है उस टाइम आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, मिनिमम 30 क्रेडिट फुल टाइम स्टडीज ऑन कैंपस का। 30 क्रेडिट मींस है 1 सेमेस्टर। आप अगर 60 क्रेडिट में होते हैं तो आप 2 सेमेस्टर 1 साल की डिग्री में है, अगर आप 2 साल की डिग्री में तो 120 एंड 180 फॉर 3। स्टूडेंट को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए होती किसी भी प्रोग्राम के लिए। अगर स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम के अंदर आ रहा है जो कि 1 ईयर की है, 2 ईयर की है, वह जो 2 ईयर की और 3 ईयर की डिग्री है, उसके अंदर स्टूडेंट को ना खुद इंश्योरेंस चाहिए, ना उसके साथ अगर को एप्लीकेंट्स हैं स्पाउस या बच्चे, ना उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स के कोर्स में आते हैं या 10 साल का वीजा मिलता है तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होती है, ये आपको किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बड़ी आसानी से मिल जाती है और वो जितने भी पीरियड के लिए आपका स्टडी पीरियड होगा उतने ड्यूरेशन के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। को एप्लीकेंट्स के लिए, मेन एप्लीकेंट के लिए आपको तब भी नहीं चाहिए होगी। अगर आप सेफ साइड पे, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि जब यहाँ आप आते हैं आपको पर्सनल नंबर जो जैसे पाकिस्तान में आईडी कार्ड नंबर होता है, वो आईडी कार्ड नंबर मिलने में 2-3 माह लग जाते हैं। सम स्टूडेंट्स नीड टू प्ले सेफ, वो कहते हैं जी हमने रिस्क नहीं लेना, तो वो अपनी इंश्योरेंस करवा के आते हैं 3 माह की। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। जब आपने वीजा अप्लाई करना है, मिनिमम 3 माह का आपका वीजा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 3 या 4 माह का वैलिड होगा तो वो वीजा उस डेट तक देंगे जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। तो मेक इट श्योर करें कि स्टूडेंट का सॉरी पासपोर्ट जो है एट लीस्ट स्टडी ड्यूरेशन के लिए उसका पासपोर्ट वैलिड हो, ताकि उसको जो वीजा है वो मैक्सिमम टाइम का मिले। बैंक स्टेटमेंट के लिए स्वीडन के अंदर आपको हिस्ट्री नहीं चाहिए होती। अगर आपने फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल को वीजा अप्लाई करना है तो आप 14 अप्रैल की बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं विदाउट नो हिस्ट्री। आपको जब आप वीजा अप्लाई करते हैं कोई सोर्स शो नहीं करने, आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी फंड की, आप सिंपली कह सकते हैं मैंने अपने पेरेंट्स से लिया है एंड दैट इज फाइन। नो हिस्ट्री, नो जस्टिफिकेशन।
जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 9,000 स्वीडिश क्राउन पर मंथ है मेन एप्लीकेंट की, और जो को एप्लीकेंट्स हैं उनकी स्पाउस की 3,600 और जो किड है 2,173। एक सिंपल मैथमेटिक्स होगी आपके लिए कि जितनी देर आपने वीजा अप्लाई करना है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, और आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल आप 15 अप्रैल को वीजा फाइल करते हैं और आपका डिसीजन आता है 15 जुलाई को या 20 जुलाई को, आपने उस डेट तक अपना बैलेंस मेंटेन करना है। रिक्वायर्ड अमाउंट से बैलेंस नीचे नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान से आपने एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी पे करके आनी होती है। ट्यूशन फी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम। बिजनेस के प्रोग्राम्स की ट्यूशन फी कम होती है और साइंसेस के प्रोग्राम्स की ट्यूशन फी ज्यादा होती है। मिनिमम ट्यूशन फी जो है वो 55,000 यानी 5,500 यूरो से लेके जाती है 7,000 7,500 यूरो तक। और जो एम्बेसी की फीस है, जो एम्बेसी की कह लें, माइग्रेशन की कह लें, वीजे की कह लें, 1500 स्वीडिश क्राउन, $150 और अडल्ट की है, और 75 यूरो ऑलमोस्ट चाइल्ड की है। ये भी जो फीस है आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप वीजा फाइल कर रहे होंगे ये उसी टाइम पे होगी। उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एफआरसी चाहिए होगा। एफआरसी दो तरह का एफआरसी होता है, एक के अंदर आप सिबलिंग और पेरेंट्स के साथ आपका एफआरसी बनता है, एक आपका एफआर ये सिर्फ उनके लिए अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, स्पाउस और बच्चों के साथ। एक एफआरसी बनता है जिसमें आपके स्पाउस और बच्चे होते हैं। जो आपने एफआरसी लगाना है वो स्पाउस और बच्चों वाला आपने एफआरसी लगाना है। जितने भी आपके को एप्लीकेंट्स हैं उन सबका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। जो बच्चे हैं सब बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जितने भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्म में वेल स्कैन्ड, और कोई भी फाइल का साइज 2 MB से बड़ा ना हो। अगर आप 2 MB से बड़ा फाइल साइज लगाएंगे तो वो एरर आ जाती है उसके अंदर। द मोस्ट कह ले कि अनआंसर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है। थ्योरेटिकली वो ये कहते हैं कि जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 वीक का है, 6 वीक से 8 वीक तक लग जाते हैं, लेकिन ये टाइम की कोई गारंटी नहीं है। ये समटाइम 2 माह भी लग जाते हैं, 3 माह भी लग जाते हैं, और समटाइम क्लासेस शुरू होने के बाद भी स्टूडेंट्स को जो वीजा है वो मिलता है। तो इसको आप वो ये नहीं कर सकते कि ये टाइम है। लास्ट ईयर जो है ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका 1 वीक में डिसीजन आया है, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका 6 माह में भी वीजा का डिसीजन नहीं आया और उन्होंने फिर विदड्रॉ की अपनी एप्लीकेशन। यहां तक था सारा जो मैंने आपको मतलब इंफॉर्मेशन बेसिक दे सकता था। जो मेन पार्ट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, नाउ वी शुड कम टू द क्वेश्चंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइल्स की प्लेस पे कौन कौन सा टेस्ट दे सकते हैं हम? काइंडली रिपीट कीजिएगा ये। आइल्स के लिए आइल्स की जगह पीटीई एकेडमिक ऑनलाइन हो सकता है, सीएई है, टॉफल है। जो पाकिस्तान में पॉपुलर टेस्ट हैं वो अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है। डोलिंगो नहीं है, लैंग्वेज सर्ट नहीं है, ये नहीं है। सीएई, पीटीई, टॉफल, आइल्स ये वाले टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मैं उस्मान बात कर सॉरी आवाज बहुत जो है ना एकदम लाउड और नॉइजी हो गई थी। जी उस्मान बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। अच्छा सर, आपने कहा कि बीजेडयू में टोटल प्रोग्राम जो है ना वो इंग्लिश नहीं है, उर्दू है। मैं खुद बीजेडयू से पढ़ा हूँ, वहाँ पे सारे कोर्स इंग्लिश में होते हैं। देखिए मैंने अब बीच में साथ ये भी बताया है कि ये चीज जो है वो देखते हैं WHED की वेबसाइट के ऊपर। उसमें ये चीज हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उन्हें। ये WHED ने जो लिख दिया है ना, उन्होंने उस डाटे के ऊपर जाना है। अगर वहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है तो वो इंग्लिश है, अगर वहां पे इंग्लिश एंड उर्दू लिखा हुआ है तो वो सिर्फ इंग्लिश काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मतलब कि ये बीजेडयू के स्टूडेंट ने आइल्स करना ही करना है? नहीं, अगर BZU के स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है या उसने इंजीनियरिंग की है तब एग्जम्प्टेड है। यूनिवर्सिटी हमने तब देखनी है जब स्टूडेंट का बिजनेस या कॉमर्स या आर्ट्स की डिग्री है।
अगर किसी ने अच्छा। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या नेचुरल साइंस की हुई है तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्जम्प्टेड है। फॉर एग्जांपल किसी ने बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ 4 इयर्स, इवन बीजेडयू से एग्जम्प्टेड, बीएस कंप्यूटर साइंस एग्जम्प्टेड। अच्छा सर, ये एचईसी का नंबर Okay, भी होना sir. चाहिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की? एचईसी का नंबर, सॉरी? जैसे कि आपने कहा इंजीनियर्स को एग्जाम्पशन है आइल्स की, हाँ जी, हाँ तो उनके जी। पास एचईसी का नंबर भी होना चाहिए? नहीं एचईसी का नहीं नहीं, आपकी डिग्री सिर्फ एचईसी से टेस्टेड होनी चाहिए, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। सॉरी, पीएमसी का नंबर नहीं हो फिर भी चल जाएगा? हाँ जी, मतलब जो इंजीनियरिंग काउंसिल का नंबर आप जो कह रहे हैं वो नहीं, आप ना भी रजिस्टर हो वहां पे तो वो चल जाएगा, वो रिक्वायर्ड नहीं है। चलो थैंक यू सर, बस और कोई क्वेश्चन नहीं। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया इंजीनियरिंग कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई होती है। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उन स्टूडेंट्स के लिए जब वो बैचलर्स में जाएंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, उनके लिए भी एग्जाम्पशन है यार इसकी? नहीं, एफएससी के लेवल पे एग्जम्पशन नहीं है, ए लेवल्स को एग्जम्पशन है। ए लेवल्स को भी सॉरी, ए लेवल्स को भी उस सूरत में एग्जम्पशन है कि उनका ग्रेड सी से कम ना हो। उसके अलावा किसी भी आपने, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरमीडिएट के फ्लेवर्स हैं, एफए है, एफएससी है, आईसीएस, आईकॉम, डीएई, किसी को भी आइल्स की एग्जम्पशन नहीं है। बल्कि जो डीएई के स्टूडेंट्स हैं उनको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा आईबीसीसी से, जो एफएससी की इक्विवेलेंसी का डॉक्यूमेंट होता है। डीएई वाले तब अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आपने कहा था कि जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है उनको 6 मंथ का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होगा, तो क्या सर उसकी वीजा रेशो अच्छी होती है? वो वीजा दे देती है एम्बेसी उन्हें 6 मंथ का जो आपके ये कोर्स के लिए वो इसमें दो जाते हैं? क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें दो क्वेश्चंस मुझे समझ लग रहे हैं। एक तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि बीकॉम वाले सिर्फ इंग्लिश के कोर्स में जा सकते हैं। अगर बीकॉम वाले का IELTS 5.5 है, नो बैंड लेस देन 5.0, तब वो इंग्लिश के कोर्स में जाएगा। अगर उसका IELTS 6.5 एकेडमिक है, नो बैंड लेस देन 5.5, वो 3 इयर्स की डिग्री में जाएगा। दूसरा क्वेश्चन तो है क्या वीजा ये रेशो। जो वीजा जी रेशो है, यस इट इज ट्रू कि जो इंग्लिश के कोर्स की वीजा रेशो है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू डिग्री प्रोग्राम। अगर हम रफली पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो डिग्री प्रोग्राम की, लास्ट ईयर छोड़ के, डिग्री प्रोग्राम की रेशो होती है 90 to 95%, जो सक्सेस रेशो है। जो इंग्लिश के कोर्स की होती है वो 55 to 60%। ठीक है। तो सर क्या अगर इंटरमीडिएट किया हुआ बच्चे ने और उनका किसी मॉड्यूल में बैंड कम है तो उन्हें भी ये लग सकता है 6 मंथ का कोर्स? इंटरमीडिएट वाले को यस, एक यूनिवर्सिटी का एक ही कोर्स है जो इंटरमीडिएट को अकोमोडेट करता है। डलारना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस। वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट IELTS 5.5 नो बैंड लेस देन 5.0 के साथ कर सकता है अप्लाई। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, वर्किंग आवर अलाउ है? अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, क्या अलाउ है? वर्किंग आवर्स कितने अलाउ हैं स्वीडन में स्टडी के साथ? स्वीडन में वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है। आपको जितना काम आप करना चाहें आप कर सकते हैं, जब तक आपकी स्टडी इफेक्ट नहीं होती। मतलब लिमिट नहीं है कि 20 आवर के 25 आवर्स। अच्छा, स्पाउस जो जाएगा साथ, वो भी साथ वीजा फाइल करेंगे या बात सेपरेट करेंगे उसका? बेहतर यह है कि वीजा साथ फाइल करें। अच्छा, और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी शादी 1 साल पुरानी हो या 6 महीने पुरानी हो, मिनिमम कोई? नहीं नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू, ठीक है सर, ओके। इसमें गैप कितना एक्सेप्ट है? स्वीडन के अंदर ना गैप का कोई मसला है, ना कोई आपकी एज लिमिट का मसला है, ना आपके परसेंटेज मार्क्स का मसला है। अगर आप पास हैं, पास हैं। आप अगर 20 साल बाद भी, मतलब हमने 52 इयर्स की एज के स्टूडेंट का, मैक्सिमम एज का स्टूडेंट का भी वीजे का फाइल किया हुआ है, मतलब जो सक्सेसिव था। तो सर इंटरमीडिएट में भी कोई गैप का इश्यू नहीं है? गैप का कोई इशू नहीं, मतलब ये गैप आपने, अगर इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो वहां आपने जस्टिफाई करना है। इंटरमीडिएट सर, एडमिशन के अंदर इशू नहीं है, इंटरमीडिएट में भी कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। सर स्वीडन में एमबीबीएस का बता सकते हैं? एमबीबीएस नहीं है स्वीडन के अंदर। जो चीजें नहीं है, लॉ नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, वो ये अकाउंटिंग नहीं है, जो आप ये प्योर अकाउंटिंग जो होती है वो इनकी अपनी स्वीडिश लैंग्वेज के अंदर है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है वो। सर अकोमोडेशन के क्या चार्जेस आते हैं पर मंथ के हिसाब से? एकोमोडेशन एग्जैक्टली आप पाकिस्तान का फॉर्मेट समझे। अगर आप लाहौर में रहेंगे, बड़े शहर में रहेंगे, एकोमोडेशन ज्यादा महंगी होगी। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, अगर आप
डीजी खान में बैठे हुए हैं तो आपको कंपैरेटिवली अकोमोडेशन सस्ती होगी। और अगर आप बड़ा अपार्टमेंट लेते हैं, छोटा अपार्टमेंट लेते हैं, अकेले रहते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस करती है अकोमोडेशन। बट नॉर्मली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो शेयर अकोमोडेशन में रहते हैं और 150 से 200 यूरो पर मंथ उनको कॉस्ट आती है। क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। अकोमोडेशन काफी कॉस्टली होती है। मेरा ख्याल है उन्हें फिर लंदन देखना चाहिए जहां पे 300-400 पाउंड वीक की होती है। डिपेंड करता है आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं प्राइस को। सर ठीक है, खास तौर पे जो स्पाउस को लेके आते हैं तो उनको काफी कॉस्टली पड़ जाती है। देखें, फिर आपको पूरा घर लेना है, ये चीज आप भी समझे ना कि अगर आप लाहौर में रहते हैं फॉर एग्जांपल, आप 3 स्टूडेंट इकट्ठे रह रहे हैं तो और प्राइस होगी। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपने घर लेना है, तो सो डू है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको हाँ सर? जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम, आ रही है आवाज। अच्छा सर, मुदस्सिर से बात कर रहा हूँ मैं सर। मेरा एक 2 क्वेश्चंस है सर, थोड़ा सा उसके ऊपर क्लियर कर दें। जी जी। जैसे एक तो हमें ये बता दें कि जैसे हम एप्लीकेशन रिप्लेस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रिप्लेस करते हैं, रेलिवेंट अगर कोर्स में रिप्लेस करते हैं तो सक्सेस रेशियो ज्यादा है। और यूके को अगर कंपेयर करें तो यूके में हम कोर्स अगर बच्चे ने किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो हम उसको बिजनेस में रिप्लेस कर देते हैं। क्या स्वीडन में हम स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू उसकी एजुकेशन की बेस पे करेंगे या किसी भी कोर्स में बच्चे को मास्टर पे रिप्लेस कर देंगे? बैचलर का तो कोई इशू नहीं है, बैचलर को हम किसी भी सब्जेक्ट में रिप्लेस कर सकते हैं। और मास्टर के ऊपर, पीजी के ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे यूके में हम मैं समझ गया हूँ इंजीनियरिंग आपकी वाले बात, बच्चे को मैं बिजनेस आपको में बता रिप्लेस इसमें कर बता रहे थे, देता हूँ। बिजनेस वाले को किसी और में कर। स्वीडन के अंदर 2 तरह के मास्टर्स होंगे। एक मास्टर्स होगा जो स्पेशलाइजेशन होगी। वो स्पेशलाइजेशन अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस ओके। में पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट ही जा सकता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है चेंज करने की उसमें। कुछ होते हैं मैनेजमेंट के कोर्स, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ओके। जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, जैसे लीडरशिप है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के प्रोग्राम होते हैं। इसके अंदर आप कंप्यूटर का स्टूडेंट भी जा सकता है, इसके अंदर बिजनेस का स्टूडेंट भी जा सकता है। तो डिपेंड करेगा आप चूज क्या करते ओके। हैं। ओके। और दूसरे नंबर पे मुझे ये बताएं कि हमारे पास जैसे यूके में हमारे पास अगर मार्क्स कम है तो बच्चे को हम फाउंडेशन पे रिप्लेस कर देते हैं या उसको कोई एलए कोर्स वगैरह ऐड करते हैं? क्या स्वीडन मैंने में भी ऐसा कुछ? अभी मैंने यही बात अब डिस्कस की थी कि स्वीडन के अंदर मार्क्स, गैप, एज कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पे फाउंडेशन भी नहीं ओके। है और मार्क्स भी मैटर नहीं करते। आपके 33% मार्क्स हैं तो यू आर पास, मतलब यू नीड टू बी पास, फेल नहीं होना चाहिए आपको यू बस। आर एलिजिबल टू स्टडी इन स्वीडन। हाँ जी, यू आर एलिजिबल। सर कौन सी चीजें प्रोफाइल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं? प्रोफाइल को देखिए, सीजीपीए अगर फॉर एग्जांपल 10 सीटें हैं और एप्लीकेशन आ जाती हैं 12, तो वो फिर मेरिट बनाएंगे। जब वो मेरिट बनाते हैं, जिसका सीजीपीए ज्यादा अच्छा होता है उसको पहली प्रेफरेंसेस मिलती हैं। यूके या ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ पे आपको एसओपी सबमिट नहीं करवाना होता, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ग्रेड। लेकिन क्योंकि हमारे पास रेंज ज्यादा है यूनिवर्सिटीज की, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिंस वी हैव स्टार्टेड द वर्क, हमारा 100% स्टूडेंट की प्लेसमेंट का है कि अगर एक स्टूडेंट को कहीं नहीं भी प्लेस मिल रही होती है, हम दूसरी यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग द प्रोसेस उसे मूव करवा देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम आफ्टर द लास्ट डेट भी अकोमोडेट करवा लेते हैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके। सर इन केस बच्चे के 45% से बिलो मार्क्स हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकता है? किस उसके अंदर, डिग्री के अंदर? सर रिसेंटली अगर उन्होंने आईकॉम या बीकॉम किया हुआ तो बैचलर्स जो अंडर ग्रेजुएशन, सिर्फ मैंने, आपने शायद देखा हो, मैंने लिखा हुआ था एफएससी, बायो और मैथमेटिक्स वाले अंडर ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। आईसीएस एफए वाला बच्चा डिग्री में नहीं जा सकता। आपको इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स या बायो मस्ट पढ़ना है अंडर ग्रेजुएशन में आने के लिए, अलोंग विद आइल्स। तो 45 से बिलो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिर क्या किया जा सकता है? मतलब एनी केस ऑफ स्टूडेंट आ जाता है, परसेंटेज मैटर नहीं करेगी, सब्जेक्ट मैटर करेगा। अगर उसने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है और उसके एफएससी के अंदर 45% या 40% मार्क्स हैं, दैट इज फाइन। लेकिन अगर उसने एफए किया हुआ है पंजाबी पर्शियन के साथ, तो 90% मार्क्स भी मैटर नहीं करेंगे।
सब्जेक्ट मैटर करेगा, पासिंग मार्क्स। all right, all right. ओके सर, आई हैव वन क्वेश्चन। क्या स्वीडन की जो एम्बेसी है वो इंटरव्यू लेती है स्टूडेंट से? 2022 एक एक्सेप्शनल ईयर था जिसके अंदर उन्होंने सब स्टूडेंट से एडमिशन और इंटरव्यू लिए हैं। इससे पहले तक तकरीबन 40% स्टूडेंट्स के इंटरव्यू होते थे और अराउंड 60-65% स्टूडेंट्स के इंटरव्यू नहीं होते थे। लास्ट ईयर एक एक्सेप्शनल ईयर था, वो एक इटसेल्फ एक स्टोरी है कि क्यों एक्सेप्शनल ईयर था। तो नॉर्मली इंटरव्यू नहीं होते थे स्वीडन के अंदर। अब दिस ईयर वी कांट से कि वो कौन सा फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं। ओके सर, आपने बताया था कि बच्चे ने जब बैंक स्टेटमेंट देनी है तो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाना, तो क्या सर वो किसी की भी जी सर नहीं, बोले। स्टेटमेंट स्टूडेंट की अपनी होगी और बैंक स्टेटमेंट का जी, सोर्स जी। ऑफ इनकम नहीं देना, लेकिन स्टूडेंट की अपनी स्टेटमेंट होगी विद हिज ओन नेम। ठीक है सर, जी यही पूछना था। थैंक यू सो मच। सर लास्ट डेट कब है वीजा फाइल करने की, मतलब मैक्सिमम कब तक वीजा फाइल कर सकते हैं? वीजा फाइल करने की लास्ट डेट कोई नहीं है, आप अगस्त में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन फिर सक्सेस के चांस उतने कम होते जाते हैं क्योंकि अगर वो 4-6 वीक लेते हैं तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर मुश्किल हो जाएगा आपको कैरी करना। एंड सर क्या एम्बेसी में कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट जो रिक्वायर्ड हो लाजमी नहीं। देना हो? ठीक जो है। डॉक्यूमेंट्स थे वो जो मैंने बताए हैं सिर्फ वो डॉक्यूमेंट है, जी। कोई मेडिकल, टीबी टेस्ट, ओथ कमिश्नर या नोटरी कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। ओके सर, ओके। सर ये एप्लीकेशन फी चार्जेस के अलावा भी कोई चार्जेस होते हैं? एम्बेसी के होते हैं जब आपने वीजा फाइल करना है और ट्यूशन फी है, टोटल यही 3 चार्जेस हैं। All right, sir. सर आपने एक बात कही थी कि 2 साल की डिग्री होगी और 14 महीने का वीजा होता है। ओह यस, ये मैं भूल गया। लीनियस यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 2 साल की डिग्री पे 24 माह का वीजा मिलता है। बाकी जितनी भी बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो एक पायलट प्रोजेक्ट में यूनिवर्सिटी है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में 2 साल की डिग्री में 13 या 14 माह का वीजा मिलता है। एंड सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होती है, एम्बेसी में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होगी? नहीं, पाकिस्तान के सारे जो रिजल्ट कार्ड होते हैं वो इंग्लिश के अंदर होते हैं और वो एज इट इज एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर, ओके। सर आपने कहा कि 14 मंथ का वीजा मिलता है ड्यूरिंग 2 इयर्स के लिए, तो जो बच्चे के 14 मंथ के बाद दोबारा से वीजा के लिए अप्लाई करते हैं वो एक्सटेंड करते हैं? हाँ जी, एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ती है। एक्सटेंशन के लिए वही चीजें दोबारा रिक्वायर्ड होती हैं। उतने टाइम पीरियड सर में अप्लाई स्टूडेंट कर को सकते हैं जो रिमेनिंग रह गया है? सॉरी, आवाज मिक्स हो गई है। सर उतने टाइम के लिए ही दोबारा अप्लाई कर सकते हैं जितना रिमेनिंग टाइम रह गया है? हाँ जी, जितना आपका रिमेनिंग टाइम रह गया। अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो दूसरा वीजा आपने 7-8 माह का या 10 माह का अप्लाई करना है। तो सर उनको वहाँ पर PSW मिलता है स्वीडन में? ये बेसिकली जो आपने अब क्वेश्चन किया है, मैं ये पहला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टूडेंट का स्टडी के बाद या उसका क्या सिनेरियो होगा। यस, PSW मिलता है, 1 साल का मिलता है डिग्री कंप्लीट करने पे। अब हमारे पास ये जो सेशन था, सेशन के 3 मिनट रह गए हैं और जो आपने क्वेश्चन किया है ये कंप्लीट टॉपिक है कि स्टूडेंट सेटल कैसे हो सकता है यहाँ पे। मैं ब्रीफली सिर्फ इतना बता देता हूं कि स्टूडेंट एक सेमेस्टर यानी 30 क्रेडिट पास करने के बाद सेटल हो सकता है। सर आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है। जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे एक सेमेस्टर यानी 30 क्रेडिट पास करने के बाद सेटल हो सकता है। ऑप्शंस हैं ऐसी कि अगर आप वर्क पे या जॉब पे जाते हैं तो एक सेमेस्टर के बाद भी आप सेटल हो सकते हैं, और अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। तो 1 ईयर के बाद सर फिर क्या होता है, बच्चा क्या कर सकता है? 1 ईयर में आप जॉब ढूंढ के जॉब के ऊपर स्विच कर जाते हैं।
उसके बाद उन्हें फिर दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है या जॉब के बेस पे वो वहाँ रह सकते हैं? जॉब की बेस पे रह सकते हैं आप। स्टूडेंट वीजे को वर्क वीजे पे भी स्विच कर सकते हैं, बिजनेस वीजे पे भी स्विच कर सकते हैं, और स्टूडेंट वीजे को एज ए स्टूडेंट वीजा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इन तीनों कन्वर्जेंस के अंदर आपको मुल्क नहीं छोड़ना, आप यहीं रह के सब कुछ कर सकते हैं। सर यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर सकते हैं आप? एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं? थ्योरेटिकली यस, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। असल में सर वो टाइम थोड़ा रह गया, मुझे वो 14 महीने वाली बात समझ नहीं आई थी कि 2 साल का आपका स्टडी होता है और 14 महीने का वीजा मिलता है। आवाज हाँ, ब्रेक हो इसमें गई थी। क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा ये जो स्टडी वाला जुनैर, क्या ये मुमकिन है कि हम एक और लिंक क्रिएट कर लें? जी आप भेज दो जल्दी से, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलो, उसमें फिर ये है ना कि ये चीजें हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं ना। आप मुझे लिंक भेज दो, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ।